नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वास्थ्य नामा में। कैंसर जैसी बीमारी का निदान होने के बाद महिलाएं मां बनने की उम्मीद खो बैठती हैं। अगर कोई महिला सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित है तो उसका मां बनने का सपना पूरी तरीके से टूट जाता है। बता दें कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है। क्योंकि ये कैंसर सर्विक्स के शुरू होता है, इसलिए इसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर के 99% मामले एचपीवी के संक्रमण से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा योनि में होता है। ऐसे में महिलाओं को इस बात का डर रहता है कि भविष्य में वे कभी मां नहीं बन पाएंगी या फिर उनको बहुत ज्यादा तकलीफें होंगी। हमारे साथ खास चर्चा के लिए एसआरएस हॉस्पिटल के स्त्री रोग व प्रसूति रोग की विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलका गोयल जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अलका जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो ये कार्सिनोमा जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है? नमस्कार श्रोतागण, मैं वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एसआरएस हॉस्पिटल नोएडा में कार्यरत हूँ। मेरा इस क्षेत्र में 16 साल से ज़्यादा का अनुभव है। अब जैसा कि नैना जी ने मुझसे पूछा है कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, रोकथाम कैसे होती है, बहुत सारे लोगों के मन में ये शंकाएं रहती हैं, क्वेश्चन रहते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर जो गर्भाशय होता है उसके मुंह का कैंसर होता है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। इंग्लिश में हम इसे सर्विक्स कहते हैं। क्योंकि इसे सर्विक्स कहते हैं इसीलिए इसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। अब नैना जी का ये क्वेश्चन है कि कैंसर होता क्या है, कार्सिनोमा होता क्या है। तो नॉर्मल हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिकाओं से बनी है, जिसको इंग्लिश में सेल भी कहते हैं। इन सेल्स में, इन कोशिकाओं में ही हमारे आनुवांशिक लक्षण एक माता से पिता से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। कभी कभी ये जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं इनमें म्यूटेशन हो जाता है, या बाहरी पॉल्यूशन है, आपके इनहेबिटेंट्स हैं, या फिर सबसे मोस्ट कॉमन एचपीवी वायरस इन्फेक्शन के संक्रमण की वजह से इनका जो डीएनए है वो चेंज हो जाता है। जब ये डीएनए चेंज हो जाता है तो कोशिकाएं बहुत अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लाई करने लगती हैं। तो कैंसर, नैना जी, सिर्फ बहुत ही शब्द लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं, बहुत ही सरल लैंग्वेज में बताऊं कि कैंसर कुछ नहीं है। कैंसर सिर्फ सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ है जी। तो जब ये अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है तो पहले तो एक मास जैसा बनाती है, फिर कुछ सिम्टम्स देती है, फिर ये ब्लड, और हमारे में बहुत धमनियाँ होती हैं जिनको हम लिम्फेटिक्स भी कहते हैं। तो कभी कभी ब्लड की तरह से और कभी लिम्फेटिक्स की तरह से वो बहकर वो सेल्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चली जाती है। जो हम कहते हैं कि कैंसर अब बहुत फैल गया है, शरीर में फैल गया है, 4 ग्रेड का हो गया है, जो सामान्यतः लोग कहते हैं कि अब कैंसर से बचना मुश्किल है। तो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की जो रोकथाम होती है उसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो आप उसको अर्ली डिटेक्शन करिए। अर्ली डिटेक्शन मतलब जब वो बहुत इनिशियल स्टेज पे, तभी हम उसे पता लगा लें कि कैंसर हमारा शुरुआती दौर पर है। शुरुआती दौर का कैंसर में कन्वर्ट होने में पहले के ज़माने में 10 साल कम से कम लेता था, पर आजकल हम लोग जो देख रहे हैं पेशेंट्स में वो इतना 10 साल नहीं लेता है। अगर हमारा प्री कैंसरस लीजन होता है तो वो काफ़ी कम टाइम में ही बहुत जल्दी ग्रोथ कर देता है और सर्वाइकल कैंसर बन जाते हैं। तो ये प्री कैंसरस लीजन हम पैप स्मीयर के जरिए, जो कि बहुत ही ईजी टेस्ट है, ये ओपीडी में हम लोग करते हैं, सारी गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं, और इसमें कोई भी बेहोशी की दवा की, बहुत कोई जटिलता की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम जस्ट सर्विक्स के मुहाने का पानी लेके लैब में जांच के लिए भेजते हैं, जिससे कि हम इसका अर्ली डिटेक्शन करते हैं। बहुत जल्दी ही पता लग जाता है प्री कैंसरस लीजन, और ये हमारी सारी माताओं को, बहनों को 35 साल की उम्र में कराना चाहिए। जैसे कि विदेशों में भी ये नीति है स्वास्थ्य की कि हर साल पैप स्मीयर कराना एक ज़रूरी होता है। मुझे लगता है हमारे भी देश में हर साल महिलाओं को, हर साल नहीं तो हर तीसरे साल में एक पैप स्मीयर कराना जरूरी चाहिए जी। तो ये सर्वाइकल जो है मैम, ये स्टार्टिंग स्टेज इसकी कैसे पता चलेगी, इसका क्या इलाज है? अगर महिलाओं में ये पनप रहा है तो कैसे उन्हें पता चलेगा कि वो उनको ये है और वो इसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करा सके? जैसे कि मैंने आपको बताया नैना जी की जो सर्वाइकल कैंसर का जब पनपना शुरू होता है वो हमें पैप स्मीयर से पता लगता है। ठीक है, पैप स्मीयर कराएंगे, पैप स्मीयर के टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है फिर हम उस पेशेंट का एचपीवी डीएनए कराते हैं, देखते हैं कि एचपीवी एक तरह का वायरस होता है, सामान्यतः वायरल इन्फेक्शन जैसा होता है। इसको पूरे में कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। बहुत सारे लोगों को ये होता है, मगर जिनकी महिलाओं की इम्यूनिटी कम होती, माताओं बहनों की, उनको ये पनप जाता है और कैंसर बनाता है। तो हमारा अर्ली डिटेक्शन होता है पैप स्मीयर की तरह से। अब दूसरा, जैसा कि आपने मुझसे पूछा है कि लक्षण क्या होंगे, तो सबसे बहुत ही मोस्ट कॉमन इसका लक्षण होता है कि जब पुरुष के साथ महिला संभोग करती है उसके बाद उसको स्पॉटिंग हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, थोड़ा डिस्चार्ज हो जाए, या दर्द हो उसको,
या लोअर बैक में दर्द हो, कमर के पिछले हिस्से में थोड़ा दर्द हो, पेट में निचले हिस्से में दर्द हो, ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। तो कभी भी अगर आप कोई महिला पुरुष के साथ संभोग करे, यौन संबंध बनाए और उसके बाद उसको दाग धब्बा ऐसे आ जाए या ब्लीडिंग आ जाए, तो उसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं आ गया है। ये बहुत ही मुख्य लक्षण है जी। तो इस स्थिति में पेशेंट का खान पान कैसा होना चाहिए? जैसे कि नैना जी आप देख रही हैं कि कैंसर एक सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ है। अगर एक बार जीन्स उसमें चेंज हो गए और वो ग्रोथ करने लगी है तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है खान पान से। पर हाँ, क्योंकि अब उसको ट्रीटमेंट लेना है महिला को, तो उसका शारीरिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, खून की कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी उसका खान इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटीन लेवल अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, और खान पान के अलावा उसका मानसिक संतुलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँगी कि घर वालों को और समाज को उसका बहुत सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं हैं अक्सर बहुत दुख सह लेती हैं पर बोल नहीं पाती हैं, तो उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है फीमेल्स का बहुत ही मेन कैंसर है, आजकल हम लोग बहुत सारे लोगों में डिटेक्ट करें, तो शारीरिक और मानसिक दोनों उनका अच्छा होना चाहिए। यही मैं सवाल आपसे करना चाहूँगी कि कभी कभी क्या होता है, महिलाओं को कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं, ऐसी समस्याएं होती हैं कि वो कभी किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, बता नहीं पाती हैं। जो आपके पास महिलाएं आती हैं जो आपसे अपनी बीमारी के बारे में बताती हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारी के साथ साथ, शारीरिक बीमारी के साथ साथ आपको उनके मानसिक संतुलन का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता होगा। तो आपको क्या लगता है कि आज के जो डॉक्टर्स हैं, क्या उन्हें भी उन महिलाओं के साथ मानसिक तौर पर कनेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल नैना जी, ये आपने बहुत ही अच्छा एक इशू रेज किया है, क्योंकि जो महिलाएं हैं, अब आज के ज़माने की महिलाएं पुराने ज़मानों से बहुत आगे बढ़ गई हैं, वर्किंग हो गई हैं, तो मुझे लगता है उनके ऊपर दिमागी प्रेशर डबल हो गया है ना। तो वो डबल प्रेशर को झेलना और घर में नहीं शो करना या हर चीज़ को बैलेंस करने के चक्कर में अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को इग्नोर करती जाती हैं, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी महिला के संपर्क में आए या वो विभिन्न तरह के कैंप कराएं, क्योंकि हमारा समाज है, हमें अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। जिस समाज से हमने लाभ लिया है, हम डॉक्टर बने हैं, तो हमें भी समाज को कुछ देना चाहिए। ठीक है, तो मानसिक संतुलन के लिए हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस किस परिस्थितियों में। एक दो किस्से। हाँ, जैसे कि अब आपके पीरियड्स आने शुरू हुए हमारी बच्चियों को, और आजकल आपको पता है कि बहुत जल्दी आने लगे, तो वो उस टाइम में बच्चियां बहुत डिप्रेस हो जाती हैं, सोशल स्टिग्मा हो जाता है, बच्चे क्लास में अलग होने लगती हैं, किसी किसी को खून ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, पढ़ाई में कमज़ोर हो जाती हैं, कई बार कपड़े गंदे हो जाते हैं स्कूल में, तो लड़के भी बुली करने लगते हैं। तो इस स्थिति में उनकी सबसे पहली फ्रेंड होती है उनकी माताएं। ठीक है, अब उनकी जो माताएं होती, माँ होती, उसे बहुत सपोर्ट करना चाहिए, पिता को भी बहुत सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है स्कूल वर्ग के लोगों को, स्कूल क्षेत्र के लोगों को, जैसे अध्यापिका हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सबको एक अवेयरनेस बॉयज़ में भी देनी चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा आता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो, उस टाइम आपको शारीरिक मानसिक संतुलन की बहुत ज़रूरत होती है। खान पान की अच्छे से खान पान देना है, मरीज को एनीमिया नहीं होना है, हीमोग्लोबिन नहीं कम होने देना है, कैल्शियम की कमी नहीं होने देनी है, भरपूर पोषण देना है। और एक डिलीवरी के बाद बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं उन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है, और ये बहुत कॉमन है। अभी भी आपने रिसेंटली 2-3 एक्ट्रेस के इंटरव्यू भी पढ़े होंगे। उन्होंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स लिखे हैं कि उनको भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ है। तो आप ये सोच सकती हैं कि जब उस वर्ग के लोगों को, जो कि इतने आधुनिक है, जिनके पास हर चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन आता है, तो हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन होना कोई आम बात नहीं है। जी अलका जी, सरकार ने हाल ही में बड़ा कदम उठाया जिसमें सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों का मुफ्त टीकाकरण अभियान जल्दी शुरू किया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सरकार ने कदम उठाए। इस सत्र के बजट में जो फरवरी में माननीय सीतारमन जी ने एक प्रस्ताव जारी किया है कि 9 से 14 साल के वर्ग के लोगों को पहले वो सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है, गार्डेसिल या सर्वरिक्स, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उन्होंने टाई अप किया है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये टेंडर भी दिया है कि वो 200 से 250 रुपए में शुरुआत में प्रोवाइड करें, उसके बाद वो उसको फ्री वैक्सीनेशन में कन्वर्ट करें। तो मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नैना जी कि जो गार्डेसिल आता है वो एक डोज पड़ती है कम से कम 3,500 से 4,000 के बीच में। और 9 से 14 साल के बच्चों को 2 डोज लगवानी पड़ती है, और 14 साल के बाद अगर कोई भी महिला लगवाती है तो उसे 3 डोज लगवानी पड़ती है। तो एक डोज 4,000 की पड़ रही है अप्रोक्सीमेटली। तो कोई भी माता या बहन 8-8 हज़ार रुपये अपने ऊपर, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्च कर पाती हैं जो निम्न वर्ग के लोग हैं।
तो सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जी। मैं तो इसमें सरकार की बहुत प्रशंसा करूंगी। ठीक है, तो ये तो सर्वाइकल कैंसर की बात होगी। अब बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है, उसके क्या लक्षण है और ये कैसे इसका रोकथाम की जा सकती है? क्योंकि लड़कियों में अमूमन देखा गया है कि पीसीओडी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है और दिमागी तौर पर भी अगर बात करें तो लड़कियों को पीसीओडी की टेंशन आजकल रहती है, बॉडी पे भी काफी फर्क पड़ता है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा रिसेंट टॉपिक है। पीसीओडी, जिसको कि फुल फॉर्म में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो हमारी ओवरी जो अंडाशय होता है जिसमें कि अंडे बनते हैं, वो थोड़े सुस्त हो जाते हैं, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो उसमें जो अंडे मैच्योर नहीं हो पाते और फटते नहीं। जब अंडेदानी से अंडे फट के बाहर नहीं निकलते अपनी कवरिंग से, तो वो अंडे, अगर कोई महिला है प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी का माहौल है, वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो पहली बात वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। दूसरी बात, प्रेगनेंसी नहीं भी होना है तो क्योंकि उसका अंडा फटा ही नहीं है तो पीरियड्स नहीं आते। तो धीमे धीमे क्या होता है, महीना किसी का ऊपर चढ़ता जाता है, किसी का 15 दिन, 20 दिन, फिर 2 महीने, 3 महीने। इसका मुख्य कारण है, सबसे मुख्य कारण है मोटापा, लेजीनेस, जो कि आजकल मुझे लगता है कि बच्चे पढ़ाई की वजह से, अभी पहले पीसीओडी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं था, 10% कॉमन था, 10 to 15, अभी 30% कॉमन हो गया। तो 30% कॉमन होने से आप समझ सकते हो कि 100 अगर बच्चियाँ आ रही हैं तो 30 ओपीडी में बच्चियाँ आ रही हैं पीसीओडी लेके। वो सिर्फ इसलिए कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उठ नहीं पाते, खेलने का टाइम नहीं है, और सेकंड ये गैजेट्स का जो ज़माना आ गया, मोबाइल टीवी का। तो पीसीओडी के लिए मैं ये तो बस ये कहना चाहूँगी कि जंक फूड ना खाएं, एक्सरसाइज करें, जो भी टाइम आपका पढ़ाई से निकलता है मोबाइल ना देखें, टीवी ना देखें, बस आधा घंटा आप वर्कआउट करें, है ना। तो यहाँ पे मैं लोगों का एक डाउट और क्लियर करना चाहूंगी कि लोगों को अक्सर लगता है कि पीसीओडी के कारण स्ट्रेस की और टेंशन की प्रॉब्लम होती है, बल्कि आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो ये मुझे लग रहा है कि टेंशन जब बच्चियां लेती हैं या टेंशन जब महिला लेती है तो उनको पीसीओडी की समस्या हो सकती है, राइट? नहीं मैम, देखो ये वाइस वर्सा है। पीसीओडी टेंशन में हो भी गया और पीसीओडी हो गया आपको, आपके पीरियड्स नहीं आ रहे, आप मोटे हो गए हो, क्योंकि पीसीओडी वालों का फैट बहुत ही कम, मुश्किल से एक्सरसाइज से कम होता है, तो वो स्ट्रेस प्रोड्यूस भी करता है और स्ट्रेस से होता भी है, तो इट्स अ वाइस वर्सा थिंग। ओके, अलका जी, डिस्पेयूनिया क्या होता है? अच्छा, डिस्पेयूनिया नैना जी एक समस्या होती है जिसमें कि जब महिला पुरुष के साथ संभोग करते हैं, यौन संबंध बनाती है, तो महिला को बहुत पेन होता है। महिला को पेन इसलिए होता है कि जो इसकी नीचे की मसल्स हैं वो रिस्पॉन्स में कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देती है, बहुत टाइट हो जाती हैं। तो कभी कभी जो न्यूली वेड होते हैं उनके लिए गंभीर समस्या होती है, मगर इनिशियल काउंसलिंग से, हस्बैंड की भी थोड़ी काउंसलिंग चाहिए होती है और डॉक्टर्स की, गायनेकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग से और कुछ मेडिसिन से ये ठीक हो जाती है। जी जी। अलका जी, इन्फर्टिलिटी की समस्या क्या होती है? कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर मतलब लग रहा है कि ऐसी कोई समस्या है या कंसीव करने में कोई परेशानी हो रही है तो कब ये पता चलेगा और क्या पूरी तरीके से समस्या क्या है? मैम, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि पीसीओडी, तो पीसीओडी जब 30% हो गया है, कॉमन हो गया है, तो इनफर्टिलिटी तो वैसे ही बढ़ गई क्योंकि एग ओवुलेशन हो नहीं रहा है ना। और वैसे भी अदरवाइज क्योंकि हमारा जंक फूड है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स बहुत ज़्यादा है, अब डायूरिनल शिफ्ट्स हो गई, लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं, तो इनफर्टिलिटी होती है जब माँ, हस्बैंड और वाइफ, है ना, जब मैरिड कपल जो होता है वो 6 महीने से ज़्यादा अगर ट्राई कर रहा है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम चाहते हैं कि वो जाए और परामर्श ले अपनी नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से और उनकी सलाह पर वो प्रेगनेंसी प्लान करे, क्योंकि अगर ऐसे ज़्यादा टाइम निकल जाता है तो कई बार प्रेगनेंसी प्लान करने में समस्या भी होती है। आज के दौर में ये समस्या थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि हम लोग का रहन सहन ऐसा हो गया, खान पान ऐसा हो गया, जंक फूड ज़्यादा खाने लगे, लाइफस्टाइल भी थोड़ी ख़राब हो गई है और मुझे लगता है पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये समस्या थोड़ी पहले से बढ़ गई है। तो डॉक्टर साहब, ये इनफर्टिलिटी की जो ये समस्या है, ये महिलाओं में होती है या फिर पुरुषों में होती है या ये दोनों के साथ बराबर से हो सकती है? मैम, इसके जो इंसिडेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। 30% मेल का कॉज होता है, मतलब पुरुष के रिलेटेड परेशानियाँ होती है, 30% फीमेल रिलेटेड परेशानियाँ होती हैं और 40% होता है जो दोनों में नहीं होती है, मगर हम लोग कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि परेशानी आखिर क्या है और प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। जी, पीसीओडी की जो समस्या है किस एज में महिलाओं को हो सकती है? पीसीओडी किसी भी एज में हो सकती है, पीसीओडी का कोई एज नहीं है, पर इनिशियली मैंने देखा है आजकल जैसे कि जो बच्चियाँ 11th-12th में चली जाती हैं, 10th के बाद चली जाती है, तो इनिशियली उनके पीरियड्स ठीक होते हैं, फिर 9th-10th के बाद से उनका क्योंकि सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पढ़ाई की वजह से, तो पीसीओडी तब से उनको होने लगता है। तो पीसीओडी बहुत अर्ली भी हो जाता है, कोई पेशेंट्स ऐसी भी होती हैं कि उनका 1-2 मेंसेस आया उसके बाद उनका पीसीओडी हो गया।
डॉक्टर साहब वही एक सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि महिलाओं को पीरियड्स किस एज में होने चाहिए, या फिर किस एज तक अगर नहीं हुए तो डॉक्टर के पास, गायनी के पास अपनी जाना चाहिए? कि मान लीजिए कि आजकल देखा जाता है कि पहले होते थे 16 साल या 14 साल में, अब 9 साल में, 10 साल में भी हो जाते हैं। क्या इतनी जल्दी पीरियड्स का होना ठीक है? क्या गायनी से मिलना चाहिए इसके लिए? अगर 16 साल तक लड़की को पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तब भी क्या आपसे जाके मिलना चाहिए? बिल्कुल, इसको हम लोग बोलते हैं कि पीरियड्स होने की डेट को बोलते हैं मीनार के। पहले ये 12 से 13 साल की उम्र, 14 साल की उम्र में होते थे, अभी थोड़ी जल्दी होने लगे। मगर अगर किसी भी बच्ची को 8-9 साल में पीरियड्स हो जाए तो उससे भी जाके मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और आजकल बहुत ही एक स्पेशल ब्रांच बन गई है, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। बहुत नई ब्रांच है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो सिर्फ बच्चों के एंडोक्राइन रिलेटेड चीज़ें ही डील करते हैं, उनसे मिलना चाहिए। और आजकल प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ गई है, मीनार के बहुत जल्दी होने लगा है। मगर अगर फिर भी किसी बच्चे को 15-16 साल तक पीरियड्स नहीं होते तो आपको तुरंत परामर्श लेना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चे को कोई एंडोक्राइनल प्रॉब्लम तो नहीं है या ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चेदानी होती है, जब बच्ची अपनी माँ के पेट में होती है तो एक्चुअली होता है कि वो बच्चेदानी 2 पार्ट में होती है, फिर वो जुड़ती है ना। तो कई बार वो जुड़ती नहीं है या कहीं पर ब्लॉकेज होती है, ठीक है। तो पेशेंट को, बच्चे को कई बार साइक्लिकल पेन तो होता है मगर फ्लो नहीं आता है, ब्लड नहीं आता है नीचे से, पेन बहुत बताती है बच्ची। तो आपको अपनी गायनिक से मिलना चाहिए और उसका निवारण भी कराना चाहिए, बच्चे को दिखाना चाहिए आपको। तो ये मैम, ये पीसीओडी की जो समस्या है इससे बॉडी पे और बालों पे और स्किन पे भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। क्या पीसीओडी वाले महिलाओं को पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या उनके बाल ज़्यादा टूट रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जी, पीसीओडी में देखिए मैम, ऐसा होता है कि जब बॉडी में फैट का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बटक्स का, तो वो मेल हार्मोन में थोड़ा सा हार्मोन एस्ट्रोजन कन्वर्ट होने लगता है। जब वो मेल हार्मोन में कन्वर्ट होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन में थोड़ा बहुत, तो वो मेल फीचर्स देता है, जैसे हेयर का फॉल देना, बालों के, सिर के बाल तो आपके झड़ेंगे मगर एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, जैसे अपर चिन की, अपर लिप है, लोअर लिप है, अच्छा। है ना, चिन की हेयर ग्रोथ होंगी। कई बार ब्रेस्ट के चारों तरफ जो काला वाला पार्ट होता है जिसको एरियोला कहते हैं, उसके चारों तरफ थिक बाल की ग्रोथ हो जाती है। कई बार आवाज़ भी बच्चों की मोटी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ भी मोटी हो जाती है, क्योंकि ये सब मेल हार्मोन्स के इफेक्ट्स में आता है। स्किन ऑयली हो जाती है, पिंपल्स ज़्यादा हो जाते हैं, ये सारे पीसीओडी के ही लक्षण होते हैं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, रेगुलर पीरियड्स हैं, प्रेगनेंसी भी हो चुकी है, सब चीज़ें हेल्दी चल रही है, तो क्या फिर भी साल में एक बार या फिर महीनों में गायनोलॉजिकल चेकअप करवाना ज़रूरी है हर महिला को? जी मैम, गायनेकोलॉजिकल चेकअप 35 साल के बाद अगर आप कराते हैं तो आपको हर साल कराना चाहिए। और अगर हर साल भी नहीं कराते तो स्पेशली इसमें ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन आता है और मेमोग्राफी आती है और आपका पेप्समियर आता है। पेप्समियर आप हर तीसरे साल भी करा सकते हैं। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आजकल हम लोग अपनी जितने भी मरीज होते हैं, जितनी बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से सिखा देते हैं, जिससे कि अगर कोई घर में परेशानी नहीं आ पाती है, कोई परेशानी घर में चल रही है, आपसे सलाह नहीं ले पाती, कुछ शर्म है, तो वो खुद से भी एग्जामिन करके आ जाते हैं हमारे पास गांठ को लेके। बहुत सारे हमारे ऐसे मरीज हैं जो खुद से डिटेक्ट करके आ जाते हैं मास को ब्रेस्ट में। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है। आपके पास कोई भी मरीज है, मैं हर गायनेकोलॉजिस्ट से यही साझा करना चाहूँगी, तो मरीज को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर सिखाएं। तो अलका जी, ये ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है किस तरीके से हम कर सकते हैं, महिलाएं किस तरीके से कर सकती हैं? महिलाएं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपरी कपड़े को हटा दें, जब वो बाथरूम में नहाने जाएं या किसी टाइप से, और सामने एक शीशा ज़रूर लगाएं, मिरर ज़रूर लगाएं। अपने कपड़े खोल के हाथ को अपने एक हाथ फ्री कर ले, अपने अंडरगारमेंट ब्रा उसको भी उतार ले और फ्लैट हैंड्स की फिंगर से ब्रेस्ट को पलपेट कर। अगर आपने हाथ पकड़ के किया है तो ब्रेस्ट में सिर्फ फैट टिश्यू होता है जो आपको पकड़ में आएगा ही आएगा, और फिर आपको लगेगा कि आपको मास हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और आप परेशान हो जाएंगी। फ्लैट फिंगर से करें, फ्लैट फिंगर से एकदम ऐसे आप इसको रोटेट करें, पूरे ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लें। अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर, और उसको फ्लैट फिंगर से पैल्पेट करें। अगर आपको कोई मास लगता है, फील हो रहा है जो आपकी फिंगर से स्लिप कर रहा है, तो आप अपनी निकटतम गायनेकोलॉजिस्ट के पास या अपनी जो की फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट से जो भी आपको है वहाँ जाके ज़रूर मिलें। जी, जैसे कि मैंने कहा, हमारे देश की ज़्यादातर महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मैंने कि जैसे कि बताया कि हमारे पास जो भी ओपीडी में महिला बहन आती हैं, हम उनको सबको
ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर की इम्पोर्टेंस, खान पान की इम्पोर्टेंस, कि एनीमिया नहीं होना चाहिए, कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, ये सारा हम सिखाते हैं। और हम यही बोलना चाहेंगे अपनी सभी देश की महिलाओं बहनों से और बच्चियों से कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पहले अपना ध्यान रखें, फिर घर में सबका ध्यान रखें। जब आप स्वस्थ होंगी तो घर वालों का ध्यान अच्छा रख पाएंगी। आप अब वर्किंग हो गई हैं, आपके पास 2 जिम्मेदारी है, तो 2 जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको डबल न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। मैं तो बस सिंपल से इतनी बताती हूँ कि अगर 2 जिम्मेदारी निभा रही हैं तो डबल न्यूट्रिशन की आपको बहुत ज़रूरत है। तो आप न्यूट्रिशन का ध्यान रखें और चेकअप ज़रूर कराएं। कोई भी परेशानी हो उसको नज़रअंदाज ना करें। जी अलका जी, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाहूँगी। महिलाएं जो कि गर्भ निरोधक की गोलियां अक्सर ले लेती हैं, मैंने देखा है कि जो शादीशुदा होती हैं वो भी ले लेती हैं, कई बार अविवाहित महिलाएं भी गर्भ निरोधक की गोलियां ले लेती हैं। तो ये जो गोलियां हैं, ये जो टैबलेट्स हैं, ये शरीर पर किस तरीके से साइड इफेक्ट डाल सकती हैं और आप इनको कब ले सकते हैं? क्योंकि कभी कभी कोई ऑप्शन नहीं रहता जब महिलाओं के पास, तो उनको लेना ही पड़ता है। तो क्या ये बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट डालती हैं बॉडी पर, और क्या क्या इनके इफेक्ट हो सकते हैं, साइड इफेक्ट? नैना जी, 2 तरह की गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं। एक तो आती है जो कि हर मंथ में पूरे हर 21 दिन में खानी होती है डेली जी। वो बहुत लो डोज की होती है, उसमें कोई खास परेशानी नहीं है, उसको आपको भूलना नहीं होता है। आप 21 दिन तक खाते हो, 7 दिन का ब्रेक देते हो, आपके मेंसेस आ जाते हैं, फिर 21 दिन के खाते हो जी। ये आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के हिसाब से अपना गायनी चेकअप कराने के बाद, बॉडी का चेकअप कराने के बाद, बीपी नहीं है, LFT डिरेंज नहीं है, या आपका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज नहीं है, आपको परमिशन है, कोई एलर्जी नहीं, मेडिसिन से खा सकते हो। एक दूसरी होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि मुझे लगता है ओवर द काउंटर केमिस्ट से भी मिल जाती है जी। तो मुझे लगता है आईपिल नहीं खानी चाहिए। आईपिल खाने का तरीका ठीक से नहीं पता होता बहनों को, माताओं को जी। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव 100% कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होता, स्लो करता है प्रेगनेंसी के रेट्स को, जैसे कि स्पीड कम करता है पर बिल्कुल प्रिवेंट नहीं करता है। इससे एक्टोपिक के भी रेट्स बढ़ जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जो कि कोशिकाओं में ट्यूब में फंस जाती है जी। तो कोई भी दवाई खाने से पहले मुझे लगता है आप सलाह जरूर लें जी। अपने से नहीं खाएं, तो अपने से नहीं खाएंगे तो गंभीर जो उसकी समस्या है उससे आप बच जाएंगे जी। आप निगरानी में खाएं। ऐसे अगर आपने को खाना भी है तो आप अगले दिन गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लें जी, 5-10 मिनट में लगेगा। ठीक है अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को इतनी सलाह देने के लिए। तो सुना आपने, हमारे एक्सपर्ट ने जो जो कहा उसको फॉलो जरूर करें। और आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी और डॉक्टर के साथ बैठेंगे और जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।